बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ को हम देखने जाएंगे उसको कहते हैं काउंटर्स। हम देखेंगे कि काउंटर्स होते क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं और इसको हम कैसे बनाते हैं। सो जब हम काउंटर्स की बात करते हैं तो काउंटर होता क्या है। काउंटर ये है कि आपने कोई भी नंबर है उसको काउंट करना है। लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरो, फिर उसके अंदर आपको एक नंबर ऐड कर देंगे तो वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर। तो ये आपका काउंटिंग करता जा रहा है। और ये काम कब करेगा, जब आप कोई एक क्लॉक सिग्नल देते हैं। लेट्स सी कि आपके पास एक क्लॉक सिग्नल आ रहा है, तो जैसे जैसे वो क्लिक करता जाएगा वो आपका जो है वो काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। सो आपका जो है इसी तरह इंक्रीमेंट करता जाएगा 10 तक। और आप एक काउंटर जो है उसको एक क्लॉक दे देते हैं, जो कोई एक सीक्वेंशियल क्लॉक है वो उसको अप्लाई होगी। और उस क्लॉक के ऊपर जो है आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद अपनी स्टेट को चेंज करेगा। और जिस तरह जिस तरह से वो स्टेट को चेंज करता जाएगा आपकी काउंटिंग जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं वो जेके है, और जेके की हमने जो फोर्थ यूजेज देखा था वो था उसका टॉगलिंग बिहेवियर। जो उसका टॉगल बिहेवियर है जिसमें वो जीरो से वन और वन से फिर जीरो और फिर वन, इस तरह अपने आप को जो है जो है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज करता है। तो हम इसका वो टॉगलिंग बिहेवियर यूज करेंगे, और ये हमें काउंटर बनाने के लिए बहुत करामत साबित होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको आपने दूसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज ए क्लॉक दी हुई है। ये इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो दो मेन टाइप्स आ जाती हैं उनमें एक एसिंक्रोनस आ जाती है और एक सिंक्रोनस आ जाती है। सो ये वाली डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक जनरल बिहेवियर के अंदर आपके पास अगर दो फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, तो हम हर एक से एक आउटपुट जो है वो लेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे चूंकि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सो दैट मीन्स कि हम जो काउंटर है वो 2 बिट का काउंटर यहाँ से बना सकते हैं। सो 2 बिट का अगर काउंटर होगा तो हमें ये बात मालूम है कि 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास 4 स्टेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं, या काउंटर जो है हमारे पास वो 0 से लेके 3 तक काउंटिंग कर सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लॉक के साथ जो है, जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर क्लॉक के साथ हम ये ट्रायंगल लगा दें तो ये एज ट्रिगरिंग को पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या खाली एज ट्रिगरिंग जिसको आप कह सकते हैं उसको अम, जो है वो प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसके आगे हम बबल लगा दें तो ये जो है ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को जो है रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने बात की थी कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और मास्टर स्लेव जो कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों एक ही तरीके से एक्ट करते हैं। सो अगर आप चाहें कि आपने ये वाला तरीकेकार यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या इसके ऑल्टरनेटिव में अगर आप मास्टर स्लेव यूज करना चाहें तो दोनों की वर्किंग आपको सेम जो है वो रिजल्ट परफॉर्म करके देगी। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जे और के ऊपर आपने वन अप्लाई किया हुआ है और यही वन जो है आपको सेकंड वाले पे भी मिल रहा है, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि ये टॉगलिंग बिहेवियर है। ये टॉगलिंग बिहेवियर हमने पहले भी बात की कि अगर आपके पास रिजल्ट क्यू ए पे वन है तो नेक्स्ट साइकिल आने पे ये जीरो हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट साइकिल पे ये दोबारा वन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पास आउटपुट जनरेट होगी फ्लिप फ्लॉप ए से, उसकी जो पैटर्न चेंज होगा या उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उसको हम कह देते हैं एफ ए। और अगर आप फ्लिप फ्लॉप बी की बात करेंगे तो उससे जो आपकी आउटपुट चेंज होने की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहते हैं एफ बी। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास एक क्लॉक पल्स जो है वो रिपीटेड क्लॉक पल्स जो हमने अप्लाई की हुई है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो ये चूंकि हमारे पास ये वाली स्टेट जो है यहाँ पे तो हम मेमोरी स्टेट में रहेंगे। तो जो भी हमारे पास
जो है टॉगल ई फ्लिप फ्लॉप कह लें या जेके की आपने अगर टॉगल में रखी हुई है जहाँ पे सेटिंग, क्योंकि वन मैंने आपने अप्लाई किया हुआ यहाँ पे। सो इस पॉइंट पर तो आपका जो गेट है वो सॉरी जो फ्लिप फ्लॉप है वो मेमोरी स्टेट में रहेगा। हाँ, अब इस पॉइंट के ऊपर चूंकि नेगेटिव जो है नेगेटिव एज के ऊपर आपने इसके ऊपर काम करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेट्स सी कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास जो है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी इस ट्रिगरिंग के ऊपर, और इस ट्रिगरिंग के ऊपर वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट हाफ साइकिल है, ये जो कि मेमोरी साइकिल है, तो इसमें भी वो अपने आप की स्टेट मेंटेन करेगा, मेमोरी एलिमेंट में रहेगा। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा और यहाँ पे उसको ट्रिगरिंग मिलेगी, तो यहाँ पे उसकी स्टेट जो है वो 1 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अगर आप इसके अंदर नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके पास एक कंप्लीट साइकिल जो आपको फ्लिप फ्लॉप ए दे रहा है, वो उसका एक साइकिल जो है वो क्लॉक साइकिल के 2 साइकिल्स की वजह से आपको एक साइकिल मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि आपको 2 क्लॉक साइकिल्स मिलेंगे, तो आपके पास जो है आपका तकरीबन एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है फ्लिप फ्लॉप ए का। इसी तरह अगर आप बी का देखेंगे, तो चूंकि आपकी जो क्यू ए है वो अगले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के अंदर जा रही है, सो दैट मीन्स जो क्यू बी के लिए क्लॉक होगी वो क्यू ए होगी। सो दैट मीन्स आपका जो क्यू बी के लिए जो साइकिल आएगा वो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ये क्लॉक साइकिल क्यू ए के लिए है और क्यू बी के लिए जो साइकिल है वो क्यू ए का है। सो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, हमने जिस तरह पहले देखा कि आपके 2 साइकिल जो है वो क्लॉक साइकिल के लगे थे, तो आपका क्यू ए का एक साइकिल कंप्लीट हुआ था। इसी तरह अगर आप अब क्यू बी के लिए अगर देखेंगे, तो 2 साइकिल जो क्यू बी के हैं वो अप्लाई होंगे, तो आपका एक साइकिल जो है वो क्यू ए का कंप्लीट सॉरी क्यू बी का कंप्लीट होता है। सो बेसिकली इस तरह हमने बात की कि आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो आपका अगर हम बात करें कि एक क्लॉक साइकिल का जो टोटल टाइम पीरियड है वो आपका टी सी है। सो दैट मीन्स कि जो आपका ए क्यू ए के लिए जो आपकी एक टाइम पल्स कंप्लीट होती है, जो टाइम पल्स का टाइम कंप्लीट होता है वो 2 टाइम्स ऑफ योर क्लॉक साइकिल है। और इन टर्म्स अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो हमें ये पता है कि एफ इज इक्वल टू 1/t, या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/f। सो अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं टी को एफ के साथ, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है वो हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक पल्स आपको नजर आएगी। इसी तरह जब हमने बात की कि जो बी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप था, ये हमारा बी है और ये हमारे पास ए। सो जो बी की टाइम है वो बेसिकली 2 टाइम्स है हमारे ए को, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि 2 साइकिल जो हैं वो कंज्यूम होते हैं आपका एक कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप को। अगर हम बी की बात करें तो 2 साइकिल वो ए के लेगा, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो इसकी क्लॉक में जा रही है, जबकि ए फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो हमें आउटपुट मिल रही है वो क्लॉक साइकिल की बेस पे मिल रही है, इसलिए वहां पे 2 क्लॉक जो साइकिल्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर हमारी एक ए साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। सो अगर हम बात करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन करें तो आपको मिलेगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ योर एफ ऑफ ए। लेकिन अगर आप इसको जो है अगर हम क्लॉक पल्स में ही इसको कन्वर्ट कर लें, तो आपको नजर आएगा कि एफ ऑफ बी बेसिकली 1/4 फ्रीक्वेंसी होगी क्लॉक साइकिल के मुताबिक। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर हम 2⁻² करें तो वो इज इक्वल टू 4 होता है, तो ये आपका 4 जो है वो इसके इक्वल बन जाएगा। लेकिन तो इसको अगर हम आम इस्तेलाह में बात करें, जिसने हमने पहले भी बात की थी कि जितने नंबर ऑफ आपके फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने ही जो है बिट का आपका काउंटर बन सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2⁻p या आप इसको कहते हैं, हमने यहाँ पे बात की थी 2⁻, हमारे चूंकि 2 लगे हुए थे, एक फ्लिप फ्लॉप ये था दूसरा ये था, तो 2⁻² इज इक्वल टू 4। सो
बेसिकली हम हमारा जो काउंटर है वो 4 तक मैक्सिमम जा सकता है। 4 यानी जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 4 तक जा सकता है। रेंज जो हमारी बनेगी वो डेफिनेटली फ्रॉम 0 to 3 बनेगी। सो यहाँ तक जा सकता है। अगर मुझे अम, 4 फ्लिप फ्लॉप्स में यूज कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ बात की, अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हो तो हमारे पास जो काउंटर है वो 16 का काउंटर बन सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15। और इसी तरह अगर हम इसकी रेंज और बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 का हम काउंटर बनाते हैं, सो 2 raised to 3 इज इक्वल टू 8। सो अगर आपने 8 का काउंटर बनाना हो तो आप तब भी आप ये वाला अगर आपने 8 का काउंटर बनाना हो तो आप 2 raised to 3 यानी 3 फ्लिप फ्लॉप्स को यूज कर सकते हैं इन द सेम कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके पास इसको मैं रब कर दूं जरा। इसमें अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं तो उसका तरीकेकार यही रहेगा कि आपकी क्लॉक जो है वो डायरेक्टली 1 फ्लिप फ्लॉप में आएगी, इसकी जो आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में जाएगी, और जो सेकंड है उसकी थर्ड में जाएगी। और इसी तरह अगर हम 4 बिट का लगाते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो चौथे की क्लॉक में जाएगी। और यहीं से आपकी ये बिट्स जो हैं वो आउटपुट में आ जाएंगी। तो आपका 4 बिट का काउंटर इस तरीके से बन सकता है। अच्छा, चूंकि ये रैपिडली चेंज ये हो रहा है तो हमारा जो काउंटर है आगे देखें, क्योंकि ये सबसे पहले चेंज होता है 0101। तो हमें जब भी हम अपना ट्रुथ टेबल बनाते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना ट्रुथ टेबल। तो हमारा जो ट्रुथ टेबल बनता है वो इस तरीके से बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1। सो आपको नजर आ रहा है ये रैपिड चेंज है और ये इससे अगला चेंज है। सो दैट मीन्स ये जो आपका क्यू ए है ये इस बिट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये ए है और ये आपका बी है। सो अगर आप यहाँ पे क्यू सी लगा देते हैं तो हमारे पास जो जो है इसका एक्सपेंशन होगी वो इस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ पे कर लेते हैं 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 so this will be your QA, this will be QB and this will be your QC। so अगर आप जितना ग्रोथ करते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लगाते जाएंगे, वो इस साइड पे आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी इंक्रीज करती जाएगी। और जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने ही 2 raised to power नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो ये जितने आपके बनते जाएंगे उतने जो है मैक्सिमम का काउंटर जो जो है आपका काउंटर उतनी मैक्सिमम वैल्यू तक आपका जनरेट हो सकता है, या आप कह सकते हैं उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके जनरेट कर सकता है। सो जिस तरह हमने बात की कि अगर आपका क्लॉक 0 है तो आपकी वैल्यू दोनों की 0 0 हो जाएगी। जैसे ही आपकी क्लॉक नंबर 1 आएगी आपका क्यू ए वो 1 हो जाएगा, ये अभी 0 होगा क्योंकि इसने आगे ट्रांसमिट करना है। सो अगला आएगा तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा क्योंकि हम टी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप की कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये अगले वाले को जो है वो फ्लिप कर देगा। और इसी तरीके से क्योंकि ये वाला जो है वो इसके लिए अपनी एज ए क्लॉक वर्क करेगा, और अगली मरतबा इसकी जैसी स्टेट चेंज होगी तो 0 1 के ऊपर ये जो अपने आप को मेंटेन करेगा और अपनी क्लॉक को करेगा, क्योंकि आप हाफ साइकिल के अंदर जो है वो मेमोरी स्टेट में रहते हैं और हाफ साइकिल के अंदर जो है अपनी स्टेट को टॉगल कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ काउंटर हैं वो कितने किस्म के हैं। तो मेनली आपके पास दो टाइप के काउंटर्स होते हैं। एक को आप कहते हैं एसिंक्रोनस, या जिसको रिपल काउंटर कहते हैं। रिपल है कि आपके पास कोई एक जर्क आया है या कोई एक इवेंट हुआ है तो ये उस इवेंट को काउंट करेगा, तो आपका वो एसिंक्रोनस काउंटर कहलाता है या फिर रिपल काउंटर कहलाता है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है उसको कहते हैं हम सिंक्रोनस काउंटर। सो
जब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन देखी थी जिसमें आपकी क्लॉक एक को मिल रही थी और दूसरा जो है वो पहले से इफेक्ट हो रहा था। सो पहले की वजह से जब इफेक्ट दूसरे पे जा रहा हो तो ये आपका एसिंक्रोनस काउंटर होता है। जबकि अगर आप दोनों को सेम क्लॉक दे रहे हो सो ये तमाम दोनों की वर्किंग जो है वो सेम क्लॉक पर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हुई हुई है। एक ही क्लॉक के ऊपर दोनों का एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। इस किस्म के काउंटर को हम सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। दोनों के अंदर अगर हम फर्क देखें कि दोनों में मेन फर्क क्या है तो आपको नजर आएगा कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं एसिंक्रोनस के अंदर they are connected in such a way that output of the first flip flop drives the clock of the next flip flop। ये हमने पहले ही बात की कि पहले की जो आउटपुट है वो दूसरे की क्लॉक बन रही है। सो दैट मीन्स कि सेकंड की वर्किंग जो है वो इफेक्ट होगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से। जबकि सिंक्रोनस के अंदर देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट। इसके अंदर ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दोनों को साइमल्टेनियसली जो है वो क्लॉक अप्लाई हो रही होगी। फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। आपने ये चीज देखी थी कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा कि पहले को क्लॉक मिल रही थी, दूसरे को पहले की आउटपुट जो है वो डिराइव कर रही थी। जबकि जब हम अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली सेम क्लॉक जो है वो अवेलेबल हो रही होगी। सर्किट इज सिंपल एंड फॉर मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, इसका बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान है। जबकि सर्किट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन अ नंबर ऑफ स्टेट्स आर इंक्रीज। सिंक्रोनस के अंदर जो है जब हम जैसे ही नंबर ऑफ स्टेट्स को हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे लिए एक उसका सर्किट बनाना आसान नहीं रहता, वो हमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी उसके लिए हमें बनानी पड़ती है। Speed is slow as clock is propagated through a number of stages. So डेफिनेटली स्पीड स्लो होगी क्योंकि पहला जो है वो दूसरे को डिराइव कर रहा है और दूसरा तीसरे को ड्राइव कर रहा है। तो जैसे जैसे आप फ्लिप फ्लॉप का नंबर इंक्रीज करते जाते हैं उतनी आपकी जो है, जैसे हमने पहले बात की, अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर डील कर रहे हैं, पहले को क्लॉक मिली हुई है, दूसरे को आउटपुट मिली हुई है। तो जब आप पहले को क्लॉक दे रहे हैं अगर वो 1 सेकंड की है तो ऑटोमेटिक 1 सेकंड में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो जब वो दूसरे को जो क्लॉक मिल रही होगी वो बेसिकली पहले की आउटपुट है, जो पहले की आउटपुट है वो क्लॉक का डबल हो गई है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका पहला जो क्लॉक साइकिल लगा हुआ था अगर वो 1 सेकंड के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक मिल रही होगी वो ऑटोमेटिकली इसकी डबल होगी। सो दैट मीन्स कि वहां पे 2 सेकंड की क्लॉक अवेलेबल हो रही है। और इसी तरह अगर हम फ्लिप फ्लॉप 3 लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली 1 2 4 8 इस तरह आपका इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। जबकि जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं, चूंकि इन दोनों के इसके अंदर तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक मिल रही होती है तो इसकी जो वर्किंग स्पीड है वो काफी तेज रहती है क्योंकि वो ये एक सिंगल सेकंड की जो आपने क्लॉक अप्लाई की हुई थी वो सबको अप्लाई हो रही है। सो दैट मीन्स कि इसकी वर्किंग स्पीड जो है वो एसिंक्रोनस से बेहतर होगी। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सर्किट ये हमारे पास जरूर इंक्रीज करेगी। सो दूसरी टाइप की के अंदर जब हम बात करते हैं कि काउंटर की और टाइप्स क्या होती हैं दूसरी कैटेगराइज में करके, तो वो आपके पास आ जाते हैं अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड अप डाउन काउंटर। अप काउंटर ये है कि आप जीरो से इंक्रीज करते जाएंगे, 0 1 2 3 4 जहां तक आपके काउंटर की लिमिट है, या उससे पहले अगर आप खुद स्टॉप करना चाहें। दूसरी कैटेगरी है आपके पास डाउन काउंटर जहां पे आप जो है वो ड्रॉप डाउन करते हैं, जस्ट लाइक 7 6 5 4 3 2 1 0। इसके अंदर भी वही चीज है कि आपने इसकी मैक्सिमम लिमिट तक भी जा सकते हैं और मैक्सिमम से जो है छोटी वैल्यू के ऊपर भी स्टॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपको डिटरमिन करेंगे कि कितनी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन आप उससे बिलो खुद भी रोक सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर आप 4 बिट का काउंटर की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो आपको जो रेंज देते हैं वो 0 to 15 देते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको 10 के ऊपर जो है वो बार लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। सो यू कैन काउंट फ्रॉम 0 to 10 या 0 to 9, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, आप वहां तक भी रोक सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है
सॉरी तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है अप डाउन काउंटर। ये एक ऐसा काउंटर है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से अप काउंटिंग भी कर सकते हैं और डाउन काउंटिंग भी कर सकते हैं। वेन एवर यू रिक्वायर्ड अप काउंटिंग, आप उसकी काउंटिंग अप कर दें, जब आप चाहें उसकी काउंटिंग बिलो हो जाए तो आप उसकी काउंटिंग लो कर सकते हैं। सो जब आप बात कर रहे हो एसिंक्रोनस अप काउंटर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 बिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, 1 2 एंड 3। जो आपका 3 बिट का काउंटर है तो आपकी रेंज जो है वो जाएगी 0 to 7। सो आपका सिंपल जो है क्यू ए, आपने यहाँ पे देखा कि जी आपके पास क्यू ए से निकल रही है, और ये आपके पास जो है ये चूंकि एसिंक्रोनस है तो आप देख रहे हैं क्यू ए जो है वो दूसरे की क्लॉक बन रही है, क्यू बी जो है वो क्यू सी की क्लॉक बन रही है, और ये आपके तीनों जो है वैल्यूज बाहर आ रही हैं। सो ये आपकी है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपकी आ गई है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि हमने भी पहले बात की कि चूंकि सबसे रैपिडली चेंज जो है वो क्यू ए हो रही है, तो हमारा जो ट्रुथ टेबल है उसके अंदर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा होता है वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है क्यू ए इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो आपके पास अगर एक क्लॉक यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है इस पैटर्न में, तो हम देखते हैं इसकी आउटपुट हमें किस तरीके से नजर आएगी। हमने पहले बात की थी कि इसका जो है वो पैटर्न जो है वो इंक्रीज करता जाता है बाय डबल। आप ये देखें, ये आपका सिंगल है, जबकि इसका जो पहला साइकिल है इसके अंदर आपके क्लॉक के 2 साइकिल आ गए। इसी तरह जो क्यू बी की बात करते हैं तो क्यू बी के लिए आपको क्यू ए के 2 साइकिल रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह जो हम क्यू सी की बात कर रहे हैं तो आपको क्यू सी के अंदर आपको नजर आएगा कि आपके क्यू बी के ये 1 साइकिल और ये इसका दूसरा साइकिल है। सो ये चीज तो आपके पास होगी। अब हम इसको देखें कि क्या हमारा वाकई टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, तो आपको नजर आएगा इस पॉइंट पे ये है 0 0 0, फिर आ जाता है 1 0 0। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये आपकी है LSB और ये आपकी MSB। सो पहला बन गया आपका 0 0 0, दूसरा बन गया सॉरी यहाँ पे 1 था, सो दूसरा बन गया आपका 0 0 1। इस पॉइंट पर आपके पास आ गया 0 1 0, तो ये आपका बन गया 0 1, और 0 1 0 तो आपका बन गया 2 1 1 0। सो 0 1 1 ये आपका बना, तो 0 1 1 आपका हो गया 3। इस पॉइंट पर देखते हैं जी 0 0 1, तो आपका आ गया 1 0 0, तो आपका आ गया 4। इस पॉइंट पर आ गया 1 0 1, so 1 0 1 is your 5, 0 1 1 1 1 0, this is your 6, and at this point 1 1 and 1, तो ये आपका बन गया 1 2 3 7। सो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो रेंज है वो 0 से लेके 7 तक जा रही है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करेंगे तो दोबारा 0 0 और 0, ये दोबारा अपने आप को रीसेट कर लेगी, और रीसेट करने के बाद दोबारा अपना काउंटर जो है वो दोबारा 0 से स्टार्ट कर देगा। सो दैट मीन्स आपका काउंटर चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, देन अगेन 0 1 2 3, और ये ऑन गोइंग साइकिल रहेगा जब तक आप इसको खुद से या तो इसकी क्लॉक पल्स बंद कर दें, या आप इसको किसी पॉइंट पे खुद रोकना चाहें। सो अभी जैसे हमने बात की कि ये 3 बिट का हमारे पास है, तो जो हमने तीनों बिट हमारी बनी, या ये देखें आप, ये दोनों को इकट्ठा गलत लिख दिया, ये क्यू ए है। सो 0 0 0 ये आपका 1 बन गया, 0 0 1 ये आपका 1 बन गया, सॉरी ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3, और इसी तरह अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये जाएगा टिल 7, और आफ्टर 7 आप देखेंगे दोबारा रिपीट हो रहा है और दोबारा यहाँ से साइकिल ही चलता जाएगा। सो हमें ये क्योंकि मालूम है कि जब भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की, तो हमारे पास काउंटर बनता है 8, और जो मैक्सिमम नंबर हमारे पास आती है, चूंकि हमारा जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट का एक माइनस आता है, सो दैट मीन 8 - 1, सो द रेंज विल बी 0 to
7। सो आप 0 to 7 तक आपकी रेंज जाएगी और 7 के बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। जब हम डाउन काउंटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीकेकार हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि बजाय हमने जो लोअर लोएस्ट जिसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसकी आउटपुट जो है हमने क्लॉक पल्स में दी हुई है नेक्स्ट वाले के। एक तरीकेकार तो ये है कि हम जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है आपकी आउटपुट का, वहां से हम आउटपुट लेना शुरू कर दें। अगर हम इसके ऑपोजिट एंड से वैल्यू लेना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो ऑपोजिट जो है वो प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्यू ए और क्यू ए बार दोनों ऑपोजिट होते हैं। जिसमें अगर हम यहाँ पे बात करें क्यू ए यहाँ पे अगर 0 है तो क्यू ए बार जो होगी वो 1 होगी। सो आपका जहाँ पे यहाँ अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें, जब हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 आ रहा होगा तो एलएसबी में इसके ऑपोजिट में 1 1 1 आउटपुट में आ रहा होगा। सो एक तरीकेकार तो हमारे पास ये है कि बजाय ये कि हम क्यू ए से आउटपुट लें, हम क्यू ए बार से आउटपुट ले लेते हैं। दूसरा तरीकेकार हमारे पास ये है कि हम आउटपुट जो है वो हम क्यू ए क्यू बी और क्यू सी से ही लें, लेकिन उसके लेने के अंदर जो हमने इसको एमएसबी डिक्लेयर किया हुआ है हम इसको एलएसबी कह दें। अगर हम इसको एलएसबी कंसीडर कर लेंगे और एलएसबी को हम एमएसबी कंसीडर कर लेंगे, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा वो सेम होगा। कैसे, अभी देखते हैं हम आगे से। अभी जो हमने पहली टेक्निक के बारे में बात की, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्यू ए क्यू बी और क्यू सी है। अगर आप इसने एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर जनरेट हो रहा है दैट इज 0 0 0, जबकि यहाँ पे है 1 1 और 1। तो मैंने आपको बात की ये उलट आ जाएगा। अगला नंबर जो है हमारे पास जो यहाँ पे जनरेट होना चाहिए दैट इज 1 0 0। अगर आप देखेंगे तो ये आपको बनता है 1, जबकि अगर आप इसके ऑपोजिट में देखेंगे तो आपका जो नंबर जनरेट होगा दैट विल बी 0 1 1। सो ये था आपका 7 और ये है आपका 6। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका नंबर जनरेट हो रहा है दैट इज 0 1 एंड 0, जबकि यहाँ पे आपके पास जो आपका बनता है 0 1 0 का मतलब है कि ये आपका नंबर आ गया 0 1 एंड 2। जबकि यहाँ पे अगर हम इसके ऑपोजिट में देखेंगे तो आपका नंबर आता है 1 0 1 विच इज 5। सो आप देखेंगे कि जितना जितना आप आगे मूव करते हैं क्यूब कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब आप वैल्यू लेंगे तो आपके पास जो है वो अगर आप क्यू ए से वैल्यू ले रहे होंगे तो आपके पास अप काउंटर मिल जाएगा, जबकि अगर आप क्यू ए कॉम्प्लीमेंट वाली साइड से अगर आप या कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को यूज करना शुरू कर देंगे तो ये डाउन काउंटिंग करेगा। अच्छा, दूसरी बात हमने ये बात की थी कि हम जो है यहीं से आउटपुट ले लें, जो कि आपकी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम अप काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर इंक्रीज कर रहा है दैट इज 0 देन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जबकि कॉम्प्लीमेंटेड के अंदर चूंकि उसकी ऑपोजिट वैल्यूज आ रही हैं तो आपका पास नंबर जनरेट हो रहा है दैट इज 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। सो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जो है, सॉरी, जो सेकंड मैंने ऑप्शन बताई थी मैं आपको दोबारा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, थोड़ी सी गलती हो गई। वो ये थी कि आप वैल्यू जो है वो क्यू ए क्यू बी क्यू सी से ही लें, आप जो क्लॉक है वो नेगेटिव साइड से लें। सो अगर आप नेगेटिव साइड से क्लॉक लेंगे तो वो आपका जो है वो डाउन काउंटिंग कर देगा। मैं काइंडली यहाँ पे करेक्ट कर दूं, मैंने थोड़ा सा जरा गलत डिस्क्राइब कर दिया था। सो इन दैट केस आपके पास जो क्लॉक जनरेट होगी वो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली इसको जो है रिवर्स में कंसीडर कर देगी।
now check this वैल्यू के अगर आप क्यू ए की जगह क्यू सी के ऊपर अगर आप जो है वो दे देते हैं पल्स, तो दैट मीन्स के आपके पास है ये आपका ए फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका बी फ्लिप फ्लॉप है और ये आपका सी फ्लिप फ्लॉप है। अभी करंटली जो आप कर रहे हैं वो ये है कि जी आपका यहाँ पे आपको आती है वैल्यू, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आती है और फिर इसकी आउटपुट जो है वो सी में जाती है और यही वैल्यू जो है आपके पास आउटपुट में आ जाती है। और इसको हमने कहा था ये एल एस बी है, इसको कहा था हमने एम एस बी है। अब बात ये हो रही है कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, सो दैट मीन्स कि आप जो है वो जो क्लॉक है वो आप क्यूसी पे अप्लाई करें, सो दैट मीन्स कि क्लॉक आपकी आएगी इधर और ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। सो तब आपका इफेक्ट क्या बनेगा? सो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी उसको आप क्या कहेंगे? उसकी एलएसबी कौन सी होगी? और ये एलएसबी कहलाएगी या एमएसबी कहलाएगी? ये एलएसबी कहलाएगी या एमएसबी कहलाएगी? सो टेक इट एज एन असाइनमेंट। हिंट के तौर पे इस तरह के रेलेवेंट मैंने कुछ पीछे बात कर दी है, तो वो आपके लिए हिंट होगा। चलिए मैं थोड़ी सी आइडिया दे ही देता हूँ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप एलएसबी को एमएसबी में कन्वर्ट कर दें, तो वो तकरीबन यही टेक्निक है। सो यू कैन हैव दिस हिंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ही सिंगल सर्किट हो और वो अप काउंटिंग भी करे और डाउन काउंटिंग भी करे। सो ये कैसे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कैसे पॉसिबल है? जब आपने काम करना है, वी हैव टू डिजाइन द अप काउंटर एंड डाउन काउंटर सेपरेटली, एक तरीके की चीज तो ये, बट इन प्रैक्टिकल बोथ दीज मॉड्स आर कंबाइंड। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, मॉड कंट्रोल इनपुट bit m is used to select either up and डाउन काउंटर। आपको याद होगा हमने एक ही सर्किट से एडिशन भी की थी और सब्ट्रैक्शन भी की थी, तो जब हम ये काम करते थे तो हमने एक मॉड की जो है वो सिलेक्टर स्विच रखा था कि जब वो सिलेक्टर स्विच जो है हमें बताता था कि हमने ऐड करना है तो हम उसकी वैल्यू कुछ और कर देते थे और जब हम उसको सब्ट्रैक्शन करनी होती थी तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर देते थे। सेम काइंड ऑफ अ थिंग कि अगर आपने आपके पास एक काउंटर है, उसके अंदर आपने चीज चेंज करनी है कि आप ऐड करना सॉरी अप काउंटिंग करना चाहें तो आप मॉड के एक वैल्यू एक सेट कर दें, और अगर आप मॉड के को जो है वो सॉरी अगर आप काउंटिंग डाउन करना चाहते हैं तो आप मॉड की वैल्यू कुछ और कर दें। सो इन दैट केस आपकी जो है वो काउंटिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी। अ कंबाइंड सर्किट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो आपको एक एक ऐसी पीछे कंबाइंड सर्किटरी चाहिए जो मॉड एम की एम इज इक्वल टू सम वैल्यू जो है वो उसको अप कर दे और सम अदर वैल्यू उसको वो डाउन काउंटिंग पे शुरू कर दे। सो फॉर दिस पर्पस हम एक कंबाइंड सर्किटरी सॉरी कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक तो मॉड स्विच है और हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। इनके बेस के ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो हम एक नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देंगे ताकि वो उसकी अप काउंटिंग करे या डाउन काउंटिंग करे। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस चीज के ऊपर मॉड की किस वैल्यू के ऊपर हमने क्या डिसाइड करना है। सो अगर हम यहाँ पे डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमने अगर m इज इक्वल टू 0 रखा है तो वो अप काउंटिंग कर ले, अगर हम m इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो डाउन काउंटिंग कर लें। ये दोनों चीजें ऑर्बिट्रेरी हो सकती हैं कि अगर आप m इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप अप काउंटिंग भी कर सकते हैं और m इज इक्वल टू 0 के ऊपर आप डाउन काउंटिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। सो क्योंकि आप डिजाइन करने जा रहे हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास
रिजल्ट क्या बनता है। तो हमने तीन चीजों की बेस के ऊपर एक टेबल बनाया है कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी। अब जब तीन वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली थ्री 2 रेज़्ड पावर 3 का जो हमारे पास टेबल होगा दैट विल बी कंटेनिंग 8 वैल्यूज। तो हमने 4 को एक सेट बना लिया, 4 का एक सेट बना लिया। m इज इक्वल टू 0 के लिए एक सेट बन गया, m इज इक्वल टू 1 के लिए दूसरा सेट बन गया। डेफिनेटली अब यहाँ पे ये हमने कैसे निकाला है, इसको समझने से पहले हम शुरू करते हैं कि हमने जब पीछे सर्किटरी पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे पास अगर ये दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये इसको मैं कहता हूँ फ्लिप फ्लॉप वन और ये कहते हैं फ्लिप फ्लॉप टू। तो आपके पास यहाँ पे क्लॉक आ गई थी और जो है इस पॉइंट से जब हमने Q की वैल्यू इसको दी थी तो इसने अप काउंटिंग की थी। और जब हमने बात किया कि जब हमने कॉम्प्लीमेंटेड क्यू की वैल्यू इसको दी तो ये डाउन काउंटिंग कर रहा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन अभी दिया कि जी हमने अप काउंटिंग करानी तो एम की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। सो अगर हम इसको एज ए सिलेक्टर रखते हैं और हम देखते हैं कि जी अगर एम की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए जो वैल्यू जानी चाहिए वो होनी चाहिए जो अप काउंटिंग कराए, क्योंकि हमने अप काउंटर जो है वो m इज इक्वल टू 0 पे सेट किया हुआ है। तो अगर हमने अप काउंटिंग करानी है तो हमारे पास डेफिनेटली जो आगे वैल्यू जानी चाहिए वो q की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि q की वैल्यू यहाँ पे y के ऊपर है। लेकिन जब हम m इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो हमें m इज इक्वल टू 1 के ऊपर डाउन काउंटिंग चाहिए। तो डाउन काउंटिंग के लिए हमें q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो f2 के ऊपर जो है वो क्लॉक के लिए चाहिए। सो अब यहाँ पे जो है आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। सो जब आप m 0 है तो आपके पास q आना चाहिए, जब आपके पास m इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास q कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तभी आप जो है उसको m इज इक्वल टू 0 के केस में अप काउंटिंग करवा सकते हैं और m इज इक्वल टू 1 के केस में डाउन काउंटिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जो है एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई m बार q प्लस m q बार। तो आप यहाँ पे एक सर्किट लगा सकते हैं जिसके अंदर जो है मॉड की जो स्विच है वो डिसाइड कर रहा होगा कि आपने अप काउंटिंग करनी है या डाउन काउंटिंग करनी है। तो ये सर्किटरी आपने यहाँ पे एम्बेड कर दी है और यहाँ पे आपकी m की वैल्यू आ रही है। सो ये आपका आ गया m और q बार और यहाँ पे है जी m बार q। तो जो हमारा वैल्यू आई थी y की वो हमने यहाँ पे सर्किट में लगा दी और इसकी आउटपुट जो है y की वो अगले सर्किट के अंदर जाएगी और सेम यही सर्किटरी जो है वो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यही सेम सर्किटरी जो है वो इसको भी अलाउ करेगा अप काउंटिंग या डाउन काउंटिंग के लिए। सो आपने देखा कि ये वही सर्किटरी है, ये दोनों इक्वली सेम बिहेवियर की शो करेंगे ताकि अगर हम अप काउंटिंग कर रहे हैं तो वो इसको भी अप काउंटिंग करवाए, इसको भी अप काउंटिंग करवाए। और अगर हम डाउन काउंटिंग करे जाए तो इसको भी डाउन काउंटिंग में कन्वर्ट करे और ये भी डाउन काउंटिंग करे। अब हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ काउंटर। मॉड्यूलस ऑफ अ काउंटर क्या है जी, अगर हम देखेंगे 2 बिट हमारे पास 2 बिट का अगर हम रिपल काउंटर बनाए तो 2 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो उसका मॉड 4 है वो मॉड 4 तक काउंट कर सकता है। इसलिए अगर हम 3 बिट की काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो 2 रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो उसका होगा जी मॉड 8। तो आप यानी अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने पहले भी बात की है कि जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने नंबर ऑफ हमारी स्टेट्स बन जाएंगी या इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 4 की बात कर रहे हैं
तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाएंगे 16 रेंजिंग फ्रॉम, जो हमारा काउंटर चलेगा दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15। सो ये आपका वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक आपका जो 4 बिट का काउंटर है या 4 फ्लिप फ्लॉप बेस्ड जो काउंटर है वो मैक्सिमम 15 तक काउंट कर सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो 2 बिट का जो काउंटर है वो 4 तक काउंट कर सकता है, सो मॉड 4। 3 वाला जो है वो 8 तक कर सकता है, तो मॉड 8, और 4 बिट तक कर सकता है तो वो मॉड 16। अच्छा, अब चीज ये है कि अगर हम बात करें कि हमारे पास 2⁻³ पे अगर जाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट जो है वो 8 की है, या हम कह सकते हैं हमारे पास जो रेंज आएगी दैट विल बी फ्रॉम 0 to 7। तो जो मॉड 8 है वो 2⁻³ से बनेगा। लेकिन अगर हमें एक दरमियान की वैल्यू लेनी हो, दैट मीन्स कि अगर हम इसके नीचे वाली वैल्यू देखें तो 2⁻² के ऊपर हमें जो लिमिट मिलती है दैट इज 4, और 2⁻³ पे देखें तो हमें लिमिट मिलती है 8। सो ये है आपका मॉड 4 और ये है आपका मॉड 8। सो अगर मुझे इसके दरमियान की कोई वैल्यू चाहिए जहां तक हम काउंट करवाना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड 6, सो दैट मीन्स के वो 6 वैल्यूज तक काउंट करेगा, और जिसकी मैक्सिमम रेंज जो होगी वो होगी फ्रॉम 0 to 5। क्यों? क्योंकि जो हम नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स होंगी वो तो 6 होंगी, लेकिन हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -1 तक जाती है। सो मॉड 6 जो है अगर हमें रिक्वायर्ड है तो उसकी रेंज आएगी 0 to 5। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको अचीव कर सकें? तो उसका तरीकेकार जी, यानी वो काउंट करेगा फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 5 के बाद वो वापस 0 को दोबारा जो है वो स्टार्ट कर देगा। जिस तरह हमारे पास एक नॉर्मल फुल फ्लैज हम अगर स्टेट चला रहे हो, दैट मीन्स कि अगर हम 3 बिट का काउंटर चला रहे हैं विच इज मॉड 8, तो वो 8 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन हमने यहाँ पे बाहर लगा दी है मॉड 6 के लिए, तो मॉड 6 के लिए दैट मीन्स कि वो 5 के बाद अपने आप को दोबारा रेपिटेशन पे ले आए। तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर 2 और कनेक्शंस होते हैं, PST एंड CLR। सो इसको हम कहते हैं प्रीसेट और दूसरे को हम कहते हैं क्लियर। सो ये दो चीजें जो हैं, ये दो हिडन इनपुट जो हैं, ये हम इस काम के लिए यूज करते हैं कि हमने अगर अपने सिस्टम को अपनी मेच्योर्ड या फाइनल स्टेट पहुंचने से पहले अगर कहीं पर बार करना है तो हम इनकी यूजेज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने जो चीज देखी थी वो सिंपल ये वाला सर्किट था कि आपके पास एक S है इनपुट और एक R है, और आपके पास QN और QN बार निकलती है वैल्यू। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ये 2 इनपुट्स भी मौजूद हैं। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर एस के अगेंस्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका प्रीसेट अवेलेबल है, और अगर आर के साइड देखें तो आपको क्लियर है। जिसको भी आप 0 कर देंगे, अगर आप इसको वैल्यू 0 दे देंगे या क्लियर की वैल्यू को 0 दे देंगे तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे। सो इन केस आप प्रीसेट को 0 दे देते हैं, अगर आप यहाँ पे 0 दे देते हैं तो आपकी Q1 की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लियर को 0 कर देंगे, इस पॉइंट पे अगर आप इसको 0 दे देंगे तो इसकी वैल्यू जो है Qn की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने इनमें से कौन सी वैल्यू को जो है वो यूज करना है फॉर रीसेटिंग योर सिस्टम या maturing the system before time। सो ये आपके पास वट एवर जो भी वैल्यू हो, सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये अगर आप हम बात करें 2⁻⁴ के लिए, सॉरी 2⁻³ के लिए, सो इनमें से किसी पॉइंट के ऊपर भी आप जाके इसको बार करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 के ऊपर रख के इसको बार कर दिया जाए, तो हम इस 3 के एक जो है वो एक सर्किट डिजाइन करेंगे जो इस वैल्यू के साथ पहुंचते साथ ही वो एक सिग्नल जनरेट करेगा और वो इसको जाके क्लियर कर देगा।
तो जैसे ही वो क्लियर करेगा मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्यू एन जो है वो अपने जो है वो मेच्योर पॉइंट पे पहुंच जाएगी, स्किपिंग ऑल दीज वैल्यूज। सो बाय डिफॉल्ट जो है जितनी देर आप इन दोनों को वन वन रखेंगे तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो नॉर्मल बिहेवियर में जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं करते, 0 1 यानी प्रीसेट 0 और क्लियर 1, तो ये आपका क्यू एन की वैल्यू को 1 कर देगा। और अगर हम 1 0 करेंगे, सो क्योंकि हमने बात की है कि जिसकी वैल्यू 0 होगी वो वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे 1 0 की बात करें तो ये दैट मीन्स कि आपका जो आउटपुट वैल्यू है ये उसको 0 कर देगा। सो दैट मीन्स कि आपका काउंटर जो भी वैल्यू पे था उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रीसेट टू 0 हो जाएगा। और अगर आपकी वैल्यू ये रीसेट टू 0 हो जाए तो फिर अगली जो आपकी क्लॉक आ रही है वो ऑटोमेटिकली उसको दोबारा वहीं से, क्योंकि कंटिन्यू करवा रही है, तो 0 के बाद फिर ऑटोमेटिकली नंबर 0 से वो 1 एंड 2 एंड देन कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। सो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने इन दो वैल्यू को बार करना है तो हम एक कोड ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉड 6 की। तो मॉड 6 हमें ये बताता है कि आपके पास ये है जी ए बी एंड सी। तो आपने जो 6 का कोड है, क्योंकि आप मॉड 6 कर रहे हैं, जैसे आपके 5 वैल्यू तो हमें मिले लेकिन 6 के ऊपर हमारा सिस्टम रीसेट कर जाए, वापस 0 0 हो जाए, तो आपने इसका एक नैंड गेट बनाया है जिसके अंदर आपके पास ये वैल्यू आ रही है 1 1 एंड 0, जो कि ये वाली थी। इसको आपने यानी अब ये कह सकते हैं कि क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, यही आपका कोड बनता है। इसको आपने नैंड के थ्रू जो है इन तमाम की क्लियर बिट्स पे दे दिया है ताकि वो डायरेक्टली इसका 0 आउटपुट जो है वो जनरेट करेगी एट दिस पॉइंट। तो जैसे ही वो इसको 0 जनरेट करेगी ये तीनों आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये रीसेट हो जाएंगे, और जैसे ही रीसेट होंगे इनकी आउटपुट वैल्यू दोबारा 0 0 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लॉक जो है फिर वो दोबारा शुरू से शुरू करेगी 0 से 1, फिर आगे वो प्रोपोगेट होते होते आपका काउंटर दोबारा शुरू करेगा टिल दैट पॉइंट, और ये पॉइंट है आपका 6 का। और जैसे ही दोबारा 6 को अचीव करेगा दोबारा इसको ये रीसेट कर देगा। सो आपने मॉड 6 के लिए किया है। अगर आपको कहा जाता है मॉड 5 के लिए तो फिर आप 101 विच इज योर क्यू सी, क्यू बी कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू ए, ये कोड आप जो है नैंड गेट का बना के तो आपका यहाँ पे लग जाएगा, और ये तीनों को वैल्यू जो है वो 0 कर देगा। नैंड गेट क्यों है, एंड गेट क्यों नहीं है, क्योंकि एंड इसको 1 करेगा और नैंड जो है इसको 0 कर देगा, और हमें यहाँ पे 0 आउटपुट चाहिए, क्योंकि 1 के ऊपर जो है आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मल बिहेव करता है। सो ये चीज आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो मॉड 6 के लिए इसको एप्लीकेबल किया है, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे। सो आप देख सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पे आपने इसको रीसेट करवाना है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पर रीसेट करवाएंगे तो आपका सिस्टम जो है वो दोबारा यहाँ से 0 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखने जा रहे हैं डिकेड रिपल काउंटर, या जिसको आप बीसीडी रिपल काउंटर भी कहते हैं या बीसीडी काउंटर भी कहते हैं। तो लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगरिंग भी मौजूद है और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग भी मौजूद है। सो अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को यूज कर रहे हैं और आप क्यू पे क्लॉक दे रहे हैं तो आपके पास आप काउंटर है, और क्यू बार से अगर आप क्लॉक यूज कर रहे हैं तो आपका डाउन काउंटिंग है। ये अभी आपने एसिंक्रोनस काउंटिंग के दौरान आपने देखा था। अच्छा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के अंदर अगर आप यूज करने जाएंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि आपके पास जो बिहेवियर है वो उलट जाएगा। सो जब आप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को यूज करेंगे तो आप क्यू बार से अगर क्लॉक लेंगे तो अप काउंटिंग होगी, और अगर आप क्यू से लेंगे तो आपकी डाउन काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सो यू कैन टेक इट एज अ टास्क, और ये
आप खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करके। सो आपके पास अगर मॉड n एक है और कहना चाहिए कि दूसरा आपके पास मॉड n मौजूद है, तो वहां से आप मॉड mn का काउंटर बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप एक काउंटर को दूसरे काउंटर के साथ कैस्केड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो है वो चूंकि आपका इफेक्ट जो है वो बन जाएगा जिसमें हम जो है नेस्टेड लूप की फॉर्म में करते हैं। सो दैट मीन्स कि आप एक से दूसरा काउंटर साथ दोनों को इकट्ठे चला रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाता है। जिस आप नेस्टेड के अंदर करते हैं कि आपका बाहर का लूप 5 टाइम्स चल रहा है और अंदर वाला लूप 2 मरतबा चल रहा है, तो 5 into 2 इज इक्वल टू 10, आपका टोटल काउंटर जो है वो 10 टाइम्स चल जाएगा। तो ये वही सेम इफेक्ट आपको नजर आएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे बीसीडी काउंटर की। तो बीसीडी काउंटर बेसिकली क्या है? बीसीडी चूंकि हमें पता है वो 10 तक काउंटिंग होता है, तो अगर हम या इसको कह सकते हैं मॉड 10। जब हम मॉड 10 की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो मैक्सिमम वैल्यू हम अटेन करेंगे दैट विल बी 9। सो जब आपका ये टेबल जो है साइकिल बनेगा, तो आपको नजर आएगा कि जो आप 8 और 9 और 9 के बाद ऑटोमेटिकली आप 0 पर कर देते हैं। तो ये वही सेम टेक्निक है जो हमने मॉड 6 के अंदर देखी थी। सिर्फ आप ये करेंगे कि आपने टेबल बनाया। अब आप टेबल के अंदर देख रहे हैं कि आप जिस पॉइंट पे आपका 1001 विच इज योर 10 आपको मिलता है, इस 10 के ऊपर जो है आपने एक रीसेट सर्किट बना देना है। जो आपके फ्लिप फ्लॉप के या आपके काउंटर को जो है वो रीसेट कर देगा, और जब जैसी ये वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू जो है वापस 00 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको चीज नजर आएगी, दैट विल बी क्यू डी क्यू सी बार, क्यू बी बार और क्यू ए। सो इसके ऊपर आप जो है ये इसका आपका नैंड बनाएंगे और आप इन सब तमाम ए बी सी और डी, क्योंकि जब आप बीसीडी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2 रेज़्ड पावर 3 की बात करें तो कॉम्बिनेशन हमारे पास 8 बनते हैं, और 2 रेज़्ड पावर 4 की बात करें तो कॉम्बिनेशन 16 बनते हैं। सो दैट मीन्स कि हम इसके अंदर तो हम नहीं बना सकते अपना बीसीडी। 2 रेज़्ड पावर 4 वाला जो है यहाँ से हम जो है वो मॉड 10 निकाल सकते हैं। सो आपने ये सर्किट बनाया और इनकी आउटपुट जो है इन तमाम सर्किट के क्लियर को आपने दे देनी है इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और है कि आप इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स को डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जैसे हमने बात की कि यहाँ से हमने जो वो क्यू बार वाली वैल्यूज थे उनको निकाल दिया और हमने सिर्फ इन दो वैल्यूज को लिया है। लेकिन ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है कि अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें ये दोनों एक्टिव हुए हैं, ये सिर्फ वंस इन अ वाइल जो है वो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता हो, और ये कॉम्बिनेशन इसी पे ही एग्जिस्ट करता हो जहां पे हमने रीसेट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 के अंदर जो हमारे पास ये डी और बी का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ यही वो पोजीशन है जहां पे हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करता है, और वरना इससे पीछे कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपका क्यू डी और क्यू बी सिर्फ वन हो, क्योंकि आपने फिर यहाँ पे क्या करेंगे क्यू डी क्यू सी क्यू बी और क्यू ए। सो यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लीमेंट है और ये भी कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं और डायरेक्टली इन दोनों को यूज कर सकते हैं। सो आप नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि इनका कॉम्बिनेशन ओनली वंस एग्जिस्ट करता हो। तो फिर जब आप ये काम करेंगे तो भी इसका बिहेवियर सेम आएगा और तरीकेकार आपका वही आपका जो है वो यूज होगा। अब हम देखने जाते हैं कि सिंक्रोनस काउंटर्स हैं वो हम कैसे डिजाइन करते हैं। सिंक्रोनस काउंटर्स हमने पहले ही बात की थी। ये वो काउंटर्स हैं जिनके अंदर तमाम फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो हमारी क्लॉक जो है वो तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को मिलती है। एसिंक्रोनस की तरह नहीं होता जहाँ पे एक को आपकी क्लॉक मिलेगी और बाकियों को रिजल्टिंग वैल्यूज जो है वो पास ऑन होंगी। यहाँ सबको सिंगल क्लॉक जो है सेम क्लॉक सबको जो है वो पास ऑन होगी। तो इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स हैं।
और स्टेप 1 हमें ये कहता है कि हमने डिसाइड करना है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे। तो हमें ये बात पहले ही पता है कि जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो उतने ही बिट का हमारा काउंटर बनेगा। सो चूंकि हमें यहाँ पे मौजूद है कि जी हमने 2 बिट का सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तो चूंकि 2 बिट हमें कब काउंटर बना रहे हैं तो हमें बस यहाँ पे मिल गया कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे। हमारे पास 2 होंगे। एक्साइटेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, आपने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करने जा रहे हैं उसका हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए। यहाँ पे हम जेके यूज करने जा रहे हैं, उसकी वजह ये है, आप जेके भी कर सकते हैं, आप टी भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड कि आपने यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिकली तो जेके से ही बन रहा है, क्योंकि एसआर के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि आपकी टॉगलिंग वो कर सके। जेके के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद थी कि वो टॉगल कर सकता है, और इसी टॉगलिंग को ही हमने बेस बना के जो है अपना जो काउंटर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। अब सेकंड स्टेप हमें ये कहता है कि हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। हम यहाँ पे जेके यूज कर रहे हैं तो हम इसका एक्साइटेशन टेबल यूज करेंगे। एक्साइटेशन टेबल हमें बताता है कि आपकी पास्ट वैल्यू क्या थी और नेक्स्ट वैल्यू क्या होती होगी। इसकी बेस पे हम जो इनपुट्स हैं फ्लिप फ्लॉप की वो हम निकालेंगे। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो जे और के की वैल्यू आ जाएंगी। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है जहाँ हम फ्लिप फ्लॉप के ऊपर काम कर रहे थे वहाँ पे हमें जेके का जो है एक्साइटेशन टेबल वहाँ से मिल सकता है। आप वहाँ से एक मतलब रेफर करके यहाँ से अपना टेबल कंप्लीट कर लें। सो आपने इसकी वैल्यूज को यहाँ प्लेस किया और आपका एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने बनाना है स्टेट डायग्राम और सर्किट एक्साइटेशन टेबल। सो सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेट डायग्राम। ये जो स्टेट डायग्राम जहाँ पे हमें ये पता हो कि आपकी पहली स्टेट क्या है और नेक्स्ट स्टेट क्या है और उसके बाद स्टेट क्या है और आप फाइनल कौन से स्टेट पर जाएंगे, ये आपकी स्टेट डायग्राम कहलाती है। यहाँ पे आप उसको बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पे 2 बिट का है, तो आप देखते हैं इसमें सिर्फ 2 बिट्स ही आपको नजर आ रही हैं। तो चूंकि ये अप काउंटर है तो हमारी 0 0 की जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 0 1 होगी, 0 1 की अगली स्टेट 1 0 होगी और 1 0 के बाद अगली स्टेट 1 1 होगी। और 1 1 के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली हम मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर चुके होंगे, तो हमारा ये चूंकि अप काउंटर है और हम यहाँ से 1 1 से दोबारा रीसेट पोजीशन पे जाएंगे विच इज योर 0 0। सो ये आपके पास आ गई Q1 और ये आ गया आपके पास Q2। ये आपने यहाँ से डिसाइड कर लिया। अब आप जो है क्या करेंगे, चूंकि हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि Q1 कौन सी है और Q2 कौन सी है, तो अब हम इसकी क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स ही हमारे 2 लगेंगे क्योंकि 2 बिट का काउंटर है, तो अब इसका जो है हम सर्किट बनाते हैं यूजिंग इसका एक्साइटेशन टेबल। सो प्रेजेंट स्टेट ये है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। आप 0 0 पर थे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 1। अगर आप 0 1 पे थे तो अगली स्टेट क्या होगी 1 0। अगर आप 1 0 पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, दैट विल बी 1 1। और 1 1 पे हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 0। ये आपने किस चीज से बनाया, ये आपने स्टेट डायग्राम से बनाया। स्टेट डायग्राम से जब आपने ये चीज बना ली तो यहाँ से आप डेफिनेटली जे की और के की वैल्यूज को हम यहाँ से डिस्क्राइब करके निकाल सकते हैं। सो आपके पास ये टेबल मौजूद है। सो आप यहाँ से वैल्यू निकालें और इसको जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सो आपके पास जब 0 0 होगा, सॉरी आपके पास जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो 0 थी और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू भी 0 है, नेक्स्ट वैल्यू भी 0 है Q1 में, तो आपके जे और के की वैल्यू क्या होगी 0 और x। इसी तरह जब आपके पास नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 थी और अगली स्टेट सॉरी अगर आपका करंट प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है, तो आपके पास जे और के की वैल्यू बनती है 1 और x। सो यहाँ पे फिल करते हैं, ये देखें। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू थी 1 और नेक्स्ट स्टेट भी 1,
तो आपके पास वैल्यू आ गई x और 0। इसी तरह नेक्स्ट करंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो 1 0 हमारे पास बनता है x और 1। सो ये आपने एक स्टेट कर लिया, ये आपके पास आ गया फॉर Q1 और ये आपके पास आ गया फॉर Q2। सो आप Q2 के लिए भी यही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और इसको भी फिल करेंगे। सो ये आपने फ्लिप फ्लॉप 1 और फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए जो है वैल्यूज आपने निकाल ली। यहाँ से आपके पास J1 J2 K1 और K2 इन दोनों की चारों की जो है आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी आफ्टर सॉल्विंग देयर K मैप्स। जो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। जो क्लॉक आपने इंप्लीमेंट की क्योंकि हमने कहा ये सिंक्रोनस है। सो क्लॉक सबको दोनों को एक ही जाएगी और इनकी जो J और K की वैल्यूज हैं उसके ऊपर आप जो है वो सर्किट बिल्ड करेंगे। J1 के लिए आपने बनाया था कि जी Q2 की वैल्यू जो है वो इसमें जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ से इसको लाके इसको साथ कंबाइन कर देंगे। K1 के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए भी जो है वो Q2 चाहिए, तो हम इसको भी जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है हमने देखा था कि जो K2 था उसके लिए आपके पास वैल्यू थी लॉजिकल 1, वो हमने यहाँ पे कंबाइन कर दी। और जो J1 है उसकी भी लॉजिकल 1 थी, इसलिए हमने इन दोनों को जो है वो साइमल्टेनियसली इसको हाई कर दिया है। लॉजिकल 1 इनपुट हमने इसको अप्लाई कर दी और Q1 आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई और Q2 यहाँ से वैल्यू आ गई। सो अगर आप 3 बिट का काउंटर बनाना चाहें, 3 बिट का अप डाउन काउंटर बनाना चाहें, तो डेफिनेटली फिर वही यहाँ पे चीज आएगी। एक तो आपके पास आ गई है स्टेट डायग्राम, तो 3 बिट का काउंटर में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से वापस 0। ये हो गया जी अप काउंटिंग। और अगर हम बात करते हैं डाउन काउंटिंग की, तो 0 से 111, 111 से 6, यानी 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से वापस 0। सो ये आपके पास आ गया डाउन काउंटिंग। बात फिर वही आती है कि जब हमने अप काउंटिंग करनी है और डाउन काउंटिंग करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अप के लिए एक एक हमें सेलेक्टर चाहिए और सेलेक्टर या आप कहना चाहिए मॉड का स्विच चाहिए। मॉड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इफ m इज इक्वल टू 0 तो ये अप करेगा और m इज इक्वल टू 1 पर ये डाउन करेगा। सो m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या पता लगेगा, क्योंकि 3 बिट का है तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया m इज इक्वल टू 0 के लिए भी और m इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमने ये तीनों का कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब हम करंटली स्टेट देखेंगे, ये हमारी है प्रेजेंट स्टेट, तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट स्टेट। या का वही एक्साइटेशन टेबल बन रहा है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टी नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आप फ्लिप फ्लॉप यूज करने जा रहे हैं दैट विल बी योर टी फ्लिप फ्लॉप। सो टी फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। नंबर 2, यहाँ पे चूंकि आपकी ये प्रेजेंट स्टेट है, तो अगली स्टेट क्या होगी, जब हम यहाँ पे 0 0 0 पे हैं तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, m इज इक्वल टू 0 है तो आप अप काउंटिंग कर रहे हैं, तो 0 की अगली स्टेट होगी 1, तो 0 0 1। आप 0 0 1 पे हैं तो अगली स्टेट आ जाएगी 0 1 0। 2 पे हैं तो 0 1 1, 3 पे हैं तो 0 सॉरी 1 0 0। सो आपका यहाँ तक आएगा 1 1 1 के ऊपर आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी 0 0 0। सो हमने ये स्टेट टेबल बना लिया, स्टेट डायग्राम सॉरी।
हमने m इज इक्वल टू 0 और 1 के ऊपर हमने डिफाइन कर लिया कि अप काउंटिंग के लिए कौन सा है, जो है डाउन काउंटिंग के लिए कौन सा है। उसके बाद चूंकि ये अप काउंटिंग का है तो हमें देखें 0 के बाद अगली स्टेट आ गई 1, 1 के आगे 2 नेक्स्ट स्टेट जो है, और 111 के ऊपर हमें नजर आ गई कि वो 0 0 है। तो यहाँ तक तो सीधी सीधी चीज आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो चूंकि यहाँ पे हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं और टी के अंदर हम सिंगल फ्लिप फ्लॉप सिंगल वैल्यू यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, उसकी बेस पे आप इसकी इनपुट वैल्यू जो है वो डिसाइड करेंगे। हमें ये पता है कि अगर वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब है वो जो है वो मेमोरी स्टेट में है, सो हमारे वैल्यू आ जाएगी 0। लेकिन अगर उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है तो वो इसका मतलब है कि वो टॉगल मोड के अंदर है, सो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो चूंकि ये दोनों सेम थी इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। इस पॉइंट पे टॉगल हो रहा है, सो टॉगलिंग हो रही है तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू 1 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टी कैटेगरी आ जाती है, जैसे ही हम उसको 1 देते हैं और हमारे पास सिग्नल मौजूद हो, क्लॉक सिग्नल मौजूद हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको टॉगल कर देता है। जो भी वैल्यू हो, 0 हो तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। सो इसी को यूज करते हुए हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टीसी कंप्लीट हो गया है और अब हम टीबी को कर रहे हैं। ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ, इसी तरह हम टी ए को भी कंप्लीट करेंगे। जब हमारे पास ये आ गया तो ये हमारे पास अप काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने मॉड 1 विच इज योर डाउन काउंटिंग, अब उसको भी सेम इसी पैटर्न में जो है फिल करना है। सो हमें ये पता है कि जब आप डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो 0 के बाद जो अगली स्टेट आएगी दैट विल बी 1 1 1, और 1 अगर हमारे पास है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0। इसी तरह अगर आपके पास 2 है तो आपकी डाउन काउंटिंग चल रही है तो 2 के अगेंस्ट 1 आ जाएगा, 3 के अगेंस्ट 2 आ जाएगा, 4 के अगेंस्ट 3 आ जाएगा, 5 के अगेंस्ट 4 आ जाएगा, 6 के अगेंस्ट जो है 5 आ जाएगा और 7 के अगेंस्ट 6 आ जाएगा। क्योंकि हम डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो करंट के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए हम यहाँ पे वो डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने इसको डिफाइन किया कि हमारे पास अगर 3 हो तो डाउन काउंटिंग में अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 के अगेंस्ट 1 आएगी, 7 के अगेंस्ट 6 आएगी। सो जिस तरह हमने पहले टी की वैल्यूज को फिल किया था हम यहाँ पे भी फिल करेंगे। यहाँ पे चूंकि 0 से स्टेट 1 में जा रही है तो आपकी टी की वैल्यू 1 होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 0 जा रही है तो यहाँ भी आपकी टॉगलिंग हो रही है। अगर 0 से 0 रह रही है तो वो मेमोरी स्टेट में है, इसलिए वहां पे 0 नजर आ रहा है। आफ्टर फिलिंग दैट हमारे पास चूंकि टी ए बी और सी तीन फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए थे तो हम तीनों के लिए जो है वो के मैप्स जो हैं इसके फिल करेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं। सो हम यहाँ पे फिल करते हैं अपने के मैप्स फिल करने के बाद यहाँ से आपने सेट बनाए, इक्वेशंस बनाई तीनों की। यहाँ पे चूंकि सारी चीजें सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं और ये 3 मेंबर है तो आपके पास वैल्यू 1 आ गई क्योंकि सारा कुछ तो कट गया। आपने सिंक्रोनस क्लॉक अप्लाई की सबके ऊपर और चूंकि हमारे पास ये है तो अब हम यहाँ से टी ए बी और सी की वैल्यूज के हम यहाँ पे सर्किट है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो मॉड के लिए आपके पास आ गया है एम क्यू एम बार क्यू ए। सो एम बार ये आ रही है जी आपके पास एम बार और क्यू ए। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है एम क्यू ए बार। सो दूसरी है जी आपके पास एम और क्यू ए बार। सो ये आपके पास आ गई और ये आपके पास जो सर्किट है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि आप अप काउंटिंग कर रहे हैं या डाउन काउंटिंग कर रहे हैं। इसी तरह आपका अगला सर्किट जो है वो यहाँ पे भी बन जाएगा। ये तो आपका टी बी के लिए, टी ए के लिए आपका लॉजिक 1 था। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो आपका ये सर्किट आपका लग गया है। सो
इन केस वी वांट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि आप देखेंगे ये सर्किट जो है और ये सर्किट जो है वो सेम है। अगर आपका 4 बिट हो, 5 बिट हो, 6 बिट हो, तो वो आपका यही चीज जो है वो रिपीटेडली आगे मूव करती जाएगी। होपफुली जी ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और ये कंटिन्यूटी थी पिछले लेक्चर की, क्योंकि आपने वहाँ पे इसका बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स देखे थे। अब यहाँ पे आपने काउंटर्स देखा, यहाँ पे आपने काउंटर की दोनों कैटेगरीज देखी हैं, जिसमें आपकी एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। जिसमें असाइनमेंट दी गई है वो कोशिश करें, और वो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगी इसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।